हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको प्योर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 मोनोप्लिस्टिक, यानी कि ये बेसिकली जो चैप्टर था ये मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन क्या है। ये सेक्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के करेक्टरिस्टिक्स और अजम्पशंस को इंट्रोड्यूस आपको करेगा, जो एक यूनिक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां फर्म्स के पास थोड़ी प्राइसिंग पावर होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच का बैलेंस समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचती हैं और उनके पास थोड़ी प्राइसिंग पावर होती है। ये मार्केट के पार्शली कॉम्पिटिटिव नेचर को हाईलाइट करता है, जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फर्म्स को लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्रोवाइजेस प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस मार्केट स्ट्रक्चर के डिफाइनिंग फीचर्स को आउटलाइन करते हैं। पहला है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं और हर एक का मार्केट शेयर छोटा होता है। ये इंश्योर करता है कि कोई सिंगल फर्म मार्केट को डोमिनेट नहीं करती, लेकिन डिफरेंशिएशन की वजह से थोड़ी यूनिकनेस होती है। दूसरा, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे ब्रांडिंग या यूनिक फीचर्स के थ्रू। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कोर कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन से अलग करता है। तीसरे की बात करें, एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स लो होते हैं। ये मार्केट के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करता है, जहां न्यू फर्म्स आसानी से एंटर या एग्जिट कर सकती हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। चौथे की बात करें, इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट होती है, यानी कंज्यूमर्स और फर्म्स के पास प्राइजेस या प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। ये मार्केट के रियलिस्टिक एस्पेक्ट को कैप्चर करता है, जहाँ इंफॉर्मेशन गैप्स कंज्यूमर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अजम्पशंस, जो इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए ज़रूरी कंडीशंस हैं। इसमें पहली है, फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को टारगेट करती हैं। ये अजम्पशन इकोनॉमिक थ्योरी के कोर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ फर्म्स अपने डिसीजंस रेवेन्यू और कॉस्ट के बैलेंस के बेसिस पे लेते हैं। दूसरी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्रिएट करती हैं। ये फर्म्स के लिमिटेड प्राइसिंग पावर को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वजह से कंज्यूमर्स प्राइस चेंजेस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के सेक्शन की, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कैसे सेट होता है उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। ये फर्म्स के प्राइसिंग पावर और मार्केट डायनामिक्स के इंटरप्ले को आपको क्लैरिफाई करेगा। मैकेनिज्म सेक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को डिटेल करता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के यूनिक फीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला, फर्म प्राइजेस वहाँ सेट करते हैं जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है। प्राइस एमआर से ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के इफेक्ट को हाईलाइट करता है, जहाँ फर्म के पास थोड़ी प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो फर्म्स की थोड़ी प्राइसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ ये मैं आपको रिपीट ही कर रहा हूँ एक हिसाब से, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पार्शली कॉम्पिटिटिव नेचर को कैप्चर करता है, जहाँ फर्म्स प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मार्केट कंस्ट्रेंट्स के अंदर। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के सेक्शन, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन को शॉर्ट और लॉन्ग रन में एक्सप्लोर करता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट डायनामिक्स के एवोल्यूशन को हाईलाइट करता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सेक्शन शॉर्ट रन में फर्म्स के बिहेवियर और प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस करता है, जहां डिफरेंशिएशन और प्राइसिंग पावर की रोल्स प्ले करते हैं। फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, जहां एमआर एमसी के बराबर होता है, और प्राइस डिमांड कर्व पे सेट करता है, जहां प्राइस एमआर से ज़्यादा होता है। ये शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। पॉसिबल आउटकम्स में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस शामिल होते हैं। ये शॉर्ट रन में प्रॉफिटेबिलिटी के वेरियस सिनेरियोज को कैप्चर करते हैं, जो मार्केट कंडीशंस और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, होप्स आपको ये क्लियर होगा।
अब बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सेक्शन। लॉन्ग रन में मार्केट और फर्म डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं, जहाँ एंट्री और एग्जिट मार्केट को स्टेबलाइज करता है। न्यू फर्म्स के एंट्री से हर फर्म के लिए डिमांड रिड्यूस होती है, जिससे ईयर कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है जब तक प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट को इक्वल नहीं हो जाता, यानी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये लॉन्ग रन मार्केट एडजस्टमेंट के प्रोसेस को हाईलाइट करता है। फर्म्स मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर ऑपरेट करती हैं, जो एक्सेस कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इनएफिशिएंसी एस्पेक्ट को कैप्चर करता है, जहां फर्म्स ऑप्टिमल स्केल पे नहीं होते। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली वैसे बताऊं, जो अब ग्राफिकल सेक्शन की अगर बात करूं, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की इक्विलिब्रियम को विजुअली एक्सप्लेन करता है, ये कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स के इंटरसेक्शन को आपको क्लैरिफाई करेगा। देखो, एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करती है। वाई एक्सिस प्राइस और कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स के मेजरमेंट को हाईलाइट करती है। कर्व्स में डाउनवर्ड स्लूपिंग AR MR जो AR से नीचे होता है, और यू शेप्ड MC और एवरेज टोटल कॉस्ट शामिल होते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR के बराबर होता है और प्राइस कर्व यानी प्राइस ईयर कर्व पे सेट होता है। लॉन्ग रन में प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होता है कि टेंजेंसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के ग्राफिकल डायनामिक्स को मैंने आपको बता दिया है। अब ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट वन, इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अब देखते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स हैं डिटर्मिनेंट्स फॉर इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सेक्शन की, जो इक्विलिब्रियम के लिए क्रिटिकल फैक्टर्स को इवेल्युएट करते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के यूनिक ड्राइवर्स को क्लैरिफाई आपको करेंगे। पहला, देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचती हैं और थोड़ी प्राइसिंग पावर रखती हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर के कोर फीचर को रेट करता है, जो डिफरेंशिएशन और कंपटीशन का बैलेंस है। इसका जो करेक्ट आंसर था लाइक उसमें प्राइस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आउटले को इक्विलिब्रियम के की डिटर्मिनेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। लाइक ये आपको ऑप्शन दी थी, इनको मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने आपको ऑप्शन में देखा था, चूज करके बताओ। ये जो क्रिटिकल फैक्टर्स को अब मैं हाईलाइट करूँगा जो मार्केट आउटकम्स को शेप करते हैं। पहले की बात करें, प्राइस एक क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है जो इक्विलिब्रियम में की रोल प्ले करता है। ये ट्रू था क्योंकि प्राइस डिमांड और कॉस्ट के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस क्रिटिकल होता है क्योंकि फर्म्स डिमांड और कॉस्ट के बेसिस पे प्राइजेस सेट करते हैं, जो रेवेन्यू और मार्केट शेयर के बीच बैलेंस बनाता है इक्विलिब्रियम में। ये प्राइसिंग के सेंट्रल रोल को एम्फसाइज करता है। दूसरे की बात करें, प्रोडक्ट का नेचर इक्विलिब्रियम का एक ट्रू डिटर्मिनेंट है। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो मार्केट डायनामिक्स को शेप करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसे ब्रांडिंग या क्वालिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिफाइन करती है और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करती है। ये यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स के रोल को कैप्चर करती है। तीसरे की बात करें, एडवर्टाइजिंग आउटले का अमाउंट भी इक्विलिब्रियम का ट्रू डिटर्मिनेंट है। ये मार्केटिंग एफर्ट्स के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है, जो मार्केट पोजीशन को शेप करते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, जो डिमांड और मार्केट पोजीशन को अफेक्ट करता है, और ये इक्विलिब्रियम का की फैक्टर है। ये नॉन प्राइस कंपटीशन के सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करता है। चौथा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी इक्विलिब्रियम का प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं होता। ये याद रखना, ये गलत उसमें ऑप्शन थी। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस रेलेवेंट है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर मोबिलिटी परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा रेलेवेंट होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के फोकस को क्लैरिफाई करती है चीज़। फिर पांचवें की बात करें, मार्केट के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं है। ये भी याद रखना, ये भी गलत था। ये करेक्टरिस्टिक है लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए प्राइमरी फैक्टर नहीं है। इम्परफेक्ट नॉलेज का एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं है। प्राइस या प्रोडक्ट नेचर के अनलाइक, ये सेकेंडरी इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है।
है। सो होप सो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं ओलिगोपोली यानी प्राइस लीडरशिप एक मॉडल है, उसके साथ ये सेक्शन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स और अजम्पशन को आपको इंट्रोड्यूस करेगा, जो एक कॉम्प्लेक्स और इंटरडिपेंडेंट मार्केट फॉर्म है। ये प्राइसिंग और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ही डोमिनेंट फर्म्स होते हैं। प्राइसिंग इंटरडिपेंडेंट होती है और एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं। ये मार्केट के कंसंट्रेटेड और स्ट्रेटेजिक नेचर को हाईलाइट करता है, जहां फर्म्स के डिसीजंस एक दूसरे को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोपोली के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो इस मार्केट स्ट्रक्चर के डिफाइनिंग फीचर्स को आउटलाइन करते हैं। पहला, कुछ ही फर्म्स होती हैं जो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर रखती हैं। ये मार्केट के कंसंट्रेटेड नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, जहां लिमिटेड प्लेयर्स मार्केट डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरे की बात करें, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ओलिगोपोली के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के डाइवर्स नेचर को कैप्चर करती है, जो मार्केट कंपटीशन को शेप करती है। तीसरा बात करें, प्राइसिंग डिसीजंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये फर्म्स के स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं, जहां एक फर्म का प्राइस चेंज दूसरे फर्म के रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। चौथे की बात करूं, एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं, जैसे हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या एडवांस टेक्नोलॉजी। ये न्यू फर्म्स के मार्केट एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स के मार्केट पावर को प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखते हैं ओलिगोपोली के अजम्पशंस जो इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं। पहली, फर्म्स प्रॉफिट या मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करने का एम रखती हैं। ये अजम्पशंस फर्म के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और फाइनेंशियल आउटकम्स पे फोकस करता है। दूसरा बात करें, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे गेम थ्योरी के थ्रू। ये फर्म्स के कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट करता है, जहां कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस लीडरशिप टाइप्स एंड मैकेनिज्म की सेक्शन की, जो ओलिगोपोली में प्राइस लीडरशिप मॉडल के टाइप्स ऑफ वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। ये प्राइस स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन के डायनामिक्स को क्लैरिफाई करता है। देखो, प्राइस लीडरशिप मॉडल सेक्शन ओलिगोपोली में प्राइस सेटिंग के एक स्पेसिफिक अप्रोच को डिस्कस करता है, जो मार्केट स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। इसको अब हम करने जा रहे हैं, अच्छे से समझते हैं। एक फर्म यानी प्राइस लीडर प्राइस सेट करता है और दूसरे फर्म्स जो फॉलोअर्स हैं अपने प्राइजेस अलाइन करते हैं, ताकि प्राइस वॉर्स अवॉइड हो सके। ये कोऑपरेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करता है, जो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन को प्रिवेंट करती है। अब देखते हैं प्राइस लीडरशिप के डिफरेंट टाइप्स, जो वेरियस फर्म्स में ओलिगोपोली मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला आता है डोमिनेंट फर्म लीडरशिप। इसमें सबसे बड़ी फर्म प्राइस सेट करती है। ये लार्जेस्ट फर्म के मार्केट पावर को रिफ्लेक्ट करता है, जो इंडस्ट्री के प्राइसिंग ट्रेंड्स को डिक्टेट करता है। दूसरा, बैरोमेट्रिक लीडरशिप में एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे प्राइस चेंजेस सिग्नल करती है। ये मार्केट के बैरोमीटर के रूप में काम करती है, जो इंडस्ट्री वाइड एडजस्टमेंट्स को गाइड करता है। तीसरा, कोल्यूसिव लीडरशिप में फर्म्स टेक्टिकली प्राइजेस पे एग्री करती हैं, ताकि जॉइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। ये कोऑपरेटिव बिहेवियर को हाईलाइट करता है, जो एक्सप्लिसिट कल्यूजन के बिना होता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब मैकेनिज्म सेक्शन प्राइस लीडरशिप के ऑपरेशनल प्रोसेस को डिटेल करता है, जो लीडर्स और फॉलोअर्स के रूल्स को क्लैरिफाई करेगा। लीडर प्राइस वहाँ सेट करते हैं जहाँ इंडस्ट्री के लिए MC = MR होता है, फॉलोअर्स के रिएक्शंस को कंसीडर करके। ये स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग को रिफ्लेक्ट करता है, जो इंडस्ट्री वाइड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। फॉलोअर्स लीडर के प्राइस को मैच करते हैं और अपना आउटपुट वहाँ प्रोड्यूस करते हैं जहाँ उनका MC मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। ये फॉलोअर्स के अडेप्टिव बिहेवियर को हाईलाइट करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट वन। assumptions of an oligopoly, assumptions of oligopoly, इसको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो, अब देखते हैं assumptions of an oligopoly के सेक्शन की, जो oligopoly के स्ट्रक्चर और बिहेवियरल assumptions को इवेल्युएट करता है। ये मार्केट के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लैरिफाई करेगा।
देखो ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ही फर्म्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जो स्पेसिफिक बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल अजम्पशंस को लीड करता है। ये ओलिगोपोली के कंसंट्रेटेड नेचर और कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को डिफाइन करता है। सो जो ये क्वेश्चन था इसका एक करेक्ट आंसर था फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड और फर्म्स इंटरडिपेंडेंस जो सही अजम्पशंस के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे। ये ओलिगोपोली के कोर अजम्पशंस हैं। अब इनको डिटेल में करते हैं। पहले की बात करें, एक सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वाला अजम्पशन गलत था। ये मोनोपोली के लिए अप्लाई होता है, ना कि ओलिगोपोली के लिए जिसमें मल्टीपल फर्म्स होती हैं। अब जो ये मैंने आपको कहा ना, उन्होंने आइडेंटिफाई मैंने बता दिया है, बट अब इसके ना डिटेल समझो। यानी कई बार ये नहीं होता कि वो आपको हमेशा ही करेक्ट ऑप्शंस पूछते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं इनमें से पिक करके बताओ जो इसके अजम्पशंस नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा ये मोनोपोली को, जो अभी मैंने बताया, मोनोपोली को डिस्क्राइब करता है, ओलिगोपोली को नहीं, जहां एक सिंगल सेलर मार्केट को डोमिनेट करता है। ये अजम्पशन के इनकरेक्ट एप्लीकेशन को क्लैरिफाई करता है। दूसरे की बात करें, कुछ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वाला अजम्पशन ये सही था। ये ओलिगोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर के कोर कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है। देखो ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स यानी सेलर्स मार्केट में compete करते हैं और बायर्स की संख्या बड़ी होती है। ये मार्केट के कंसंट्रेटेड नेचर और फर्म्स के मार्केट पावर को हाईलाइट करता है। सेलर्स की लिमिटेड नंबर हर फर्म को सिग्निफिकेंट मार्केट पावर देती है, जो ओलिगोपोलीज को परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से डिस्टिंग्विश करती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के यूनिक इन्फ्लुएंस को कैप्चर करती है चीज़। तीसरे की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स वाला अजम्पशन गलत था। ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए अप्लाई होता था, ना कि ओलिगोपोली के लिए। ये परफेक्ट कंपटीशन को डिस्क्राइब करता है जहां बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं और कोई सिंगल फर्म के पास सिग्निफिकेंट मार्केट कंट्रोल नहीं होता। ये ओलिगोपोली के लिमिटेड सेलर्स के कॉन्ट्रास्ट को क्लैरिफाई करता है। चौथे था न्यू सेलर्स के एंट्री का रिस्ट्रिक्शन वाला अजम्पशन बिल्कुल ठीक था। ये ओलिगोपोली के स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हाईलाइट करता है। ओलिगोपोलीज में अक्सर हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड की लॉयल्टी, पेटेंट्स या हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो न्यू फर्म्स के मार्केट एंट्री और इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये मार्केट के एक्सक्लूसिव नेचर को एम्फसाइज करता है। इसमें एक पांचवी ऑप्शन थी, फर्म्स की इंटरडिपेंडेंस वाला अजम्पशन भी ठीक था। ये ओलिगोपोली के स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। ओलिगोपोली में फर्म्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक फर्म के एक्शंस जैसे प्राइस चेंजेस या प्रोडक्ट लॉन्चेस दूसरे फर्म्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस के कोर को कैप्चर करता है। इसे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होता है, जैसे प्राइस वॉर्स या कल्यूशन, क्योंकि फर्म्स कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को मॉनिटर करते हैं। ये ओलिगोपोली के कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट को हाईलाइट करता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ओलिगोपोली। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ओलिगोपोली के सेक्शन की, जो ओलिगोपोली में फर्म्स की इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशंस को क्लैरिफाई करेगा। इसको अब डिटेल में समझते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म का इक्विलिब्रियम तब होता है जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, टिपिकली जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। ये यूनिवर्सल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल को ओलिगोपोली के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर था, इस कंडीशन को ओलिगोपोली के फर्म के लिए आइडेंटिफाई करता था। ये इक्विलिब्रियम के स्टैंडर्ड कंडीशन को रिटरेट करता है। देखो इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली सेक्शन ओलिगोपोली के स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम डायनामिक्स को डिस्कस करता है, जो इंटरडिपेंडेंस की वजह से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओलिगोपोली में जहां कुछ ही डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, हर फर्म के डिसीजन जैसे प्राइसिंग, आउटपुट, इंटरडिपेंडेंस की वजह से दूसरे फर्म्स को अफेक्ट करते हैं। ये मार्केट के इंटरकनेक्टेड नेचर को हाईलाइट करता है। फर्म इक्विलिब्रियम तब पाती है जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है जहां एमआर एमसी के बराबर होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है या लॉस को मिनिमाइज करता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कोर कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। मार्जिनल रेवेन्यू एक और यूनिट बेचने से एडिशनल रेवेन्यू होता है, और मार्जिनल कॉस्ट एक और यूनिट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट होता है। ये एमआर और एमसी के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को क्लैरिफाई करता है। ओलिगोपोलिस में एमआर कॉम्पिटिटर्स के एक्शन से इन्फ्लुएंस होता है और एमआर कर्व किंग्ड हो सकता है, जैसे किंग्ड डिमांड मॉडल में।
लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन यानी MR इज इक्वल टू MC ही रहती है। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं assumptions एंड लिमिटेशंस इस टॉपिक की। assumptions एंड लिमिटेशंस बेसिकली टॉपिक मत को डैट कह लो आप, ये ओलिगोपोली के कॉन्टेक्स्ट में हम ये करने जा रहे हैं। देखो अब बात कर देखते हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन के सेक्शन की, जो प्राइस लीडरशिप मॉडल के प्रैक्टिकल यूसेज और कॉन्स्ट्रेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये मॉडल के रियल वर्ल्ड रेलेवेंस को आपके लिए क्लैरिफाई करेगा। देखो एप्लीकेशन सेक्शन प्राइस लीडरशिप के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को डिस्कस करता है जो ओलिगोपोली मार्केट्स में स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी लाते हैं। पहला बात करें, प्राइस लीडरशिप वोलेटाइल मार्केट्स में प्राइसेस को स्टेबलाइज करती है। ये प्राइस फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करती है जो मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। दूसरा, ये डिस्ट्रक्टिव प्राइस कंपटीशन को रिड्यूस करती है। ये प्राइस वॉर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को प्रिवेंट करती है जो फर्म्स के प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म कर सकते हैं। लिमिटेशन सेक्शन प्राइस लीडरशिप मॉडल के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करता है जो इसके चैलेंजेस और रिस्क को क्लैरिफाई करता है। पहले बात करें, टेसिड कल्यूशन का रिस्क होता है जो रेगुलेटरी स्क्रूटिनिटी अट्रैक्ट करता है। ये एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है जो लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। दूसरा, फॉलोअर्स मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं अगर लीडर का प्राइस सब ऑप्टिमल होता है। ये लीडर्स के प्राइसिंग डिसीजन पे डिपेंडेंसी के रिस्क को हाईलाइट करता है। अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं जो प्राइस लीडरशिप मॉडल की इक्विलिब्रियम को विजुअली एक्सप्लेन करेगी, ये कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स के इंटरसेक्शन को आपको क्लैरिफाई करेगी। देखो एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करती हैं। वाई एक्सिस प्राइस और कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स के मेजरमेंट को हाईलाइट करती हैं। कर्व्स में लीडर के MC, MR और डिमांड कर्व्स और फॉलोअर के MC कर्व्स शामिल होते हैं। ये प्राइस लीडरशिप के ग्राफिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम तब होता है जब लीडर प्राइस MC और MR पे जहां पे MC MR के बराबर है वहां पे सेट करता है और फॉलोअर्स उस प्राइस पे अलाइन करते हैं। ये प्राइस लीडरशिप के कोऑर्डिनेटेड इक्विलिब्रियम को विजुअली कैप्चर करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा हमारा टॉपिक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। देखो ओलिगोपोली में किंग्ड शेप्ड रेवेन्यू कर्व होता है। लाइक जो ये डिमांड है ना, एक बार मैं आपको वैसे इंट्रो ही दे रहा हूँ, इसमें बहुत आएंगे, दो टाइप के आएंगे। ओलिगोपोली में किंग शेप्ड रेवेन्यू कर्व होती है। ये ओलिगोपोली के यूनिक डिमांड और रेवेन्यू बिहेवियर को हाईलाइट करती है जो प्राइस रिजिडिटी के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। चलो अब इसको हम डिटेल में करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा डिमांड ही आएगा, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखते हैं स्वीजिस किंग डिमांड का मॉडल के सेक्शन को जो ओलिगोपोली में फर्म्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ये प्राइस स्टेबिलिटी के थ्योरेटिकल फाउंडेशन को क्लैरिफाई करता है। ये एक थ्योरी है जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये ओलिगोपोली के कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग डायनामिक्स के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ओलिगोपोली में कुछ बड़ी फर्म्स मार्केट को डोमिनेट करती हैं और उनके एक्शंस मार्केट कंडीशंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फर्म्स के मार्केट पावर और इंटरडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। किंग डिमांड कर्व मॉडल सजेस्ट करता है कि ओलिगोपोली में फर्म एक ऐसी डिमांड कर्व फेस करती है जिसमें एक इलास्टिक सेगमेंट और इन इलास्टिक सेगमेंट होती है। ये डिमांड बिहेवियर के ड्यूअल नेचर को कैप्चर करती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। मॉडल अज्यूम करता है कि अगर एक फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है तो दूसरे फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगे, जिससे फर्म के प्रोडक्ट के लिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। ये प्राइस इंक्रीज के हाई सेंसिटिविटी को हाईलाइट करता है। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस कम करती है तो दूसरे फर्म्स लाइकली उस प्राइस डिक्रीज को मैच करेंगे, जिससे फर्म के प्रोडक्ट के लिए रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है। ये प्राइस डिक्रीज के लिमिटेड इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। डिमांड कर्व में ये किंग इंप्लाई करता है कि ओलिगोपोली के फर्म्स के पास प्राइस चेंज करने का डिसइंसेंटिव होता है
जो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को लीड करता है। ये किंग डिमांड मॉडल के कोर इनसाइट को कैप्चर करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं किंग रेवेन्यू कर्व। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है। ये रेवेन्यू बिहेवियर के यूनिक पैटर्न को हाईलाइट करते हैं जो ओलिगोपोली के प्राइसिंग डायनामिक से इमर्ज होते हैं। ओलिगोपोली में सिर्फ कुछ डोमिनेंट फर्म्स होती हैं जो मार्केट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती हैं। ये मार्केट के कंसंट्रेटेड नेचर को रिटरेट करता है। ठीक है जी। किंग रेवेन्यू कर्व ओलिगोपोली में फर्म्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जहां वो अज्यूम करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स प्राइस डिक्रीजेस को मैच करेंगे लेकिन प्राइस इंक्रीजेस को नहीं। ये असिमेट्रिक कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है। सो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसको अब हम करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका। ओलिगोपोली के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन के थ्योरीज रियल लाइफ मार्केट कंडीशन के लिए इनएप्लीकेबल पाए जाते हैं। ये थ्योरेटिकल मॉडल्स और प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच गैप को हाईलाइट करते हैं। देखो, ओलिगोपोली मार्केट्स में स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, डिसीजन मेकिंग की इंटरडिपेंडेंस, एंट्री बैरियर्स और दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं जो ट्रेडिशनल प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरीज को अप्लाई करना चैलेंजिंग बनाते हैं। ये रियल वर्ल्ड मार्केट डायनामिक्स के कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन में स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, डिसीजन मेकिंग की इंटरडिपेंडेंस, एंट्री के बैरियर्स और इनडिटर्मिनेट प्राइस और आउटपुट होता है जो वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन को लीड करता है। ये मार्केट आउटकम्स के अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कैप्चर करता है। रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट में कुछ डोमिनेंट सेलर्स होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस और रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं जब डिसीजंस लेते हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस के कोर को एम्फसाइज करता है। एंट्री बैरियर्स और लिमिटेड कंपटीशन प्राइस डिटर्मिनेशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जो वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को लीड करते हैं। ये मार्केट के रिस्ट्रिक्टेड और डायनामिक नेचर को हाईलाइट करते हैं। सो होप सो ये आपको समझ आ गया। यानी मुद्दा यही है, ओलिगोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, इसकी थ्योरीज अप्लाई नहीं होती। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब उसको ओलिगोपोली के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो करने जा रहे हैं। देखो, ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ बड़ी फर्म्स मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ये मार्केट पावर के कंसंट्रेटिंग नेचर को डिफाइन करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें दो मेन चीज़ें, सबसे पहला जो पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपने ऑप्शंस चूज करनी थी, देखो ये फर्म सिग्निफिकेंट मार्केट पावर रखती हैं और प्राइजेस और आउटपुट लेवल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ये ओलिगोपोली के कंट्रोल डायनामिक्स को बताता है। दूसरा था, ओलिगोपोली में टिपिकली एंट्री बैरियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में फर्म्स की संख्या को लिमिट करते हैं। ये मार्केट के एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर को एम्फसाइज करता है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो, ओलिगोपोलिस्ट मार्केट्स अक्सर अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स को लीड करती हैं। ये इनोवेशन के ड्राइवर्स को चीज़ हाईलाइट करती है। ये सेवरल फैक्टर्स की वजह से होता है जो ओलिगोपोली के इनोवेटिव डायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। अगर पहले की बात करें, कुछ बड़ी फर्म्स के बीच कंपटीशन होता है। ये इंटेंस कंपटीशन को हाईलाइट करता है जो इनोवेशन को ड्राइव करता है। ओलिगोपोली में कुछ फर्म्स एक दूसरे के साथ compete करती हैं। ये लिमिटेड प्लेयर्स के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ये इंटेंस कंपटीशन फर्म्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैविली इन्वेस्ट करने के लिए ड्राइव करता है ताकि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हों और प्रोडक्ट्स इंप्रूव हों। ये इनोवेशन के इंसेंटिव को कैप्चर करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने और लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर करने की डिज़ायर ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स को इनोवेट करने के लिए मोटिवेट करती है। ये मार्केट पोजीशनिंग के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओलिगोपोली के इनोवेशन कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करती हैं। ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के कॉस्ट एडवांटेजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। ओलिगोपोलिस्ट फर्म अक्सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट होती हैं जो लार्ज
स्केल प्रोडक्शन से कॉस्ट एडवांटेजेस देती हैं। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को कैप्चर करता है। लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम्स के साथ ये फर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स अंडरटेक कर सकती हैं। ये स्केल ड्रिवन इनोवेशन कैपेसिटी को बताती है चीज़। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स को इनोवेशन में इन्वेस्ट करने के फाइनेंशियल मीन्स प्रोवाइड करती हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के रोल को एम्फेसाइज करता है। तीसरा बात करें, इंटरडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ओलिगोपोली के इनोवेटिव डायनामिक्स को ड्राइव करता है। ये फर्म्स के इंटरकनेक्टेड डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ओलिगोपोली में फर्म्स हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। ये स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के इंपॉर्टेंस को चीज़ कैप्चर करती है। एक फर्म के एक्शंस मार्केट और दूसरे फर्म्स के स्ट्रेटजीज पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस के मार्केट वाइड इफेक्ट्स आपको समझ में आएंगे इससे। ये इंटरडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर फर्म्स के लिए इनोवेट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एज गेन हो। ये इनोवेशन के स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को रिफ्लेक्ट करता है। चौथा की हम बात करें, लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी ओलिगोपोली के इनोवेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है। ये मार्केट के प्रेडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट करती है। ओलिगोपोलिस्ट मार्केट्स अक्सर लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी एग्जिबिट करते हैं, जिसमें दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कम डिस्ट्रप्टिव एंट्री और एग्जिट डायनामिक्स होते हैं। ये स्टेबल इन्वायरमेंट को कैप्चर करता है। ये स्टेबिलिटी फर्म्स को R&D और इनोवेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने की परमिशन देता है, बिना रैपिड मार्केट चेंजेस या न्यू एंट्रेंट्स के इन्वेस्टमेंट इरोड होने के डर के। ये इनोवेशन के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को एम्फसाइज करता है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स के रिगार्डिंग। ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसके रिगार्डिंग कार्टेल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कार्टेल्स का फॉर्मेशन नॉन प्राइस कंपटीशन का एक एक्सट्रीम केस रिप्रेजेंट करता है। ये ओलिगोपोली में कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज के एक्सट्रीम फॉर्म को हाईलाइट करता है। ओलिगोपोली में जो स्मॉल नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट फर्म्स के साथ एक मार्केट स्ट्रक्चर है, नॉन प्राइस कंपटीशन को रेफर करता है, जो सोलली प्राइस एडजस्टमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। ये अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज को बताता है। इसमें फर्म्स प्राइस कम करने के अलावा दूसरे मीन से compete करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के थ्रू। ये नॉन प्राइस फैक्टर्स का रोल बताते हैं। देखो, कार्टेल्स का फॉर्मेशन ओलिगोपोली में नॉन प्राइस कंपटीशन के एक्सट्रीम केस रिप्रेजेंट करता है। ये कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजीज के एक्सट्रीम फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है। कार्टेल्स में इंडस्ट्री के फर्म्स के बीच कल्यूजन होता है, जहां वो अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने और कलेक्टिवली प्राइसेस या आउटपुट लेवल सेट करने पे एग्री करते हैं। ये जॉइंट कंट्रोल के मैकेनिज्म को कैप्चर करती है चीज़। देखो, कार्टेल्स कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करने और जॉइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने का एम रखते हैं बाय एक सिंगल एंटिटी के रूप में एक्ट करके, ना कि एक दूसरे के साथ compete करके। ये कलेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करती है। देखो, कार्टेल फॉर्म करके पार्टिसिपेटिंग फर्म्स प्राइस कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकती हैं और मार्केट पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे नॉन प्राइस कंपटीशन में इंगेज होते हैं। ये नॉन प्राइस स्ट्रेटेजीज के डोमिनेंस को बताता है, लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि कार्टेल्स अक्सर कई कंट्रीज में इलीगल होते हैं, क्योंकि उनका मार्केट कंपटीशन और कंज्यूमर वेलफेयर पे पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये रेगुलेटरी कंसर्न्स के अंदर चीज़ आती है। अब एक और क्वेश्चन है, दैट इज मार्केट शेयर डायनामिक्स। सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मार्केट शेयर डायनामिक्स, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में फर्म्स डिसप्रोपोर्शनेटली पावरफुल होती हैं। मार्केट लीडर यानी डोमिनेंट फर्म पहला मूव करती है और 2/3 मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जबकि फॉलोअर फर्म यानी वीकर फर्म सिर्फ 1/3 मार्केट शेयर पाती है। ये डोमिनेंट फर्म के मार्केट पावर को बताता है। ये स्टेटमेंट, अब एक स्टेटमेंट थी जो ये मैंने अभी आपको जिसका मीनिंग बताया, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के कॉमन सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करती है, जहां डोमिनेंट फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स के ओवर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एडवांटेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये मार्केट लीडरशिप के डायनामिक्स को आपको बताती है।
अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं। एक और क्वेश्चन है दैट वो भी कार्टेल के रिलेटेड ही है, कॉपरेशन इन ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोलिस्ट फर्म कॉपरेशन से बेहतर परफॉर्म करते हैं कंपेयर्ड टू अपने डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के। ये कॉपरेटिव बिहेवियर के बेनिफिट्स को बताती है चीज। ओलिगोपोली में फर्म्स के बीच कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिट्स को लीड कर सकती है, जैसे इंक्रीज मार्केट स्टेबिलिटी, हायर प्रॉफिट्स का होना और डिस्ट्रक्टिव प्राइस कंपटीशन का अवॉइडेंस। ये कॉपरेशन के इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। देखो कॉपरेशन से ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स पोटेंशियली बेहतर आउटकम्स अचीव कर सकते हैं कंपेयर टू सोली अपने डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को परस्यू करने के। ये कलेक्टिव स्ट्रेटेजीज के सुपेरियरिटी को बताता है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन था उसको करने जा रहे हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टेल। हमने इसके बेनिफिट्स तो कर लिए, अब वो फैक्टर्स करने जा रहे हैं जो कार्टेल फॉर्मेशन को हिंडर करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। देखो अब जो ये है ये कार्टेल के चैलेंजेस को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कार्टेल स्टेबिलिटी के बैरियर्स को क्लैरिफाई मैं करूँगा। नीचे दिए गए या कह लो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ ये फैक्टर्स कार्टेल के फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी को हिंडर करते हैं। ये कार्टेल के ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आपको बताएंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस कार्टेल फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी को हिंडर करता है। ये प्रोडक्ट हेट्रोजिनिटी की वजह से कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। दूसरा डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी कार्टेल्स को हिंडर करते हैं। ये फर्म्स के वैरिड कॉस्ट बेसिस की वजह से एग्रीमेंट का कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरे की बात करें लो फ्रीक्वेंसी सेल्स और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आउटपुट का कॉम्बिनेशन कार्टेल्स को हिंडर करता है। ये मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन स्केल के मिसमैच के इश्यूज को आपको बताएंगे। अब एक और क्वेश्चन था वो है पीटर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। पीटर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो अब बात करते हैं पीटर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के सेक्शन की, जो ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को एनालाइज करने का फ्रेमवर्क देता है। ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को क्लैरिफाई करता है। देखो ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज में कंपटीशन के इंटेंसिटी और फर्म्स के प्रोबेबिलिटी के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है। ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के की ड्राइवर्स आपको बताता है। समझ आ गया? ये बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकल मॉडल, इसको देखते हैं। देखो स्टेकलबर्ग मॉडल जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, ये सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग के फ्रेमवर्क को आपको क्लैरिफाई करेगा। ये वो सिचुएशन है जिसमें ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के हर प्लेयर अपना डोमिनेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं लेकिन कॉपरेशन से बेहतर कर सकते हैं। ये ऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन के ट्रेड ऑफ को जो ये मॉडल है ये हाईलाइट कर रहा है। सो यहाँ पे हम आज के सेशन को करते हैं वाइंड अप। होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा। इवन रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।